Okay, okay, fine. We'll start now. So agriculture. What do you mean by agriculture? Agriculture मतलब खेती, समझिए. इंडिया में एग्रीकल्चर जो है 48.9% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया डिपेंड्स अपॉन एग्रीकल्चर. मतलब लगभग 50% पॉपुलेशन जो है 2011 सेंसस के हिसाब से एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है. और 2011-12 या 12-13 में अगर हम देखें तो जीडीपी मैंने आपको बताया था कि अभी 2020 में बढ़कर 20% हो गया, लेकिन उस टाइम क्या था 30.7% जीडीपी जो है इससे आ रहा था. बिकॉज वी हैव इंक्रीज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वी हैव इन्वेस्टेड अ लॉट इन एग्रीकल्चर सेक्टर इन द आफ्टर 2014 स्पेशली व्हेन मोदी गवर्नमेंट केम इन. तो इसलिए थोड़ा सा आउटपुट बढ़ गया. और अभी 2020 में 2-3% का उछाल आया 2019-20 में, क्योंकि बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो बंद थी. बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो बंद थी भाई. जैसे आपको मालूम है कोरोना वायरस के कारण जो है सेक्टर बंद थे, तो इसीलिए उनका जीडीपी कम हो गया, कंपैरेटिवली उनका जो परसेंटेज कम हो गया और एग्रीकल्चर का परसेंटेज 20% हो गया. तो हमारे देश में 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन लगभग एग्रीकल्चर पर डिपेंड है और केवल जीडीपी का 30%. यानी कि अगर कोई आदमी, एक परिवार अगर माने हम, तो परिवार में अगर जैसे 3 तरह के काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में कर रहे हैं और सर्विस सेक्टर में कर रहे हैं. तो यानी क्या मतलब है इस लाइन का कि जो एग्रीकल्चर में कर रहा है, तीन तरह के बिजनेस कर रहे हैं हम लोग, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर. तो एग्रीकल्चर में हमारे घर के या हमारे देश के 50% लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आउटपुट आ रहा है सिर्फ 13% 2012-13 में, लेकिन अभी 20% हो गया. और बाकी 2 सेक्टर में 50% लगभग काम कर रहे हैं और वहाँ से लगभग 80% या 80 से ज़्यादा परसेंट जो है जीडीपी का कॉन्ट्रीब्यूशन है मैन्युफैक्चरिंग या करंट सर्विस हिस्से में मिला के. सर्विस हिस्से और भी ज़्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा ज़्यादा है एग्रीकल्चर से. ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? से यस, इसमें डाउट है कि आगे चलें? इसमें डाउट में वेट कर रहा हूँ, जल्दी से बताओ, आगे बढ़े. चैप्टर 10 करना है. अभी एक चैप्टर 10 कल कर लेंगे, अभी ये पढ़ लेते हैं ना. अभी एक बार शुरू कर दिया तो एग्रीकल्चर कर लो, फिर कल 10 करा दूंगा, इसके बाद करा दूंगा, क्योंकि क्या है कि अपन सीरीज से चलते हैं. और कोई पॉइंट, ये कोई पोर्शन छोड़ना हो तो मुझे बता देना कि ये वाला पोर्शन नहीं करना है सर, सिलेबस में नहीं है. क्या कह रहे हो? चैप्टर है सर, चैप्टर 10 कंटिन्यू करें? चलो, वेल, थैंक यू, लेट्स कंटिन्यू. अभी समझ में आ रहा ना? अभी ये कर लो, कल मैं वो करा दूंगा आपको. ठीक है, अभी समझ लो, आपको एक बार रिवीजन हो जाएगा जिसका पढ़ा हुआ है. ठीक है, तो अभी पढ़ते हैं. तो भाई देखिए, आपको ये पॉइंट समझ में आ गया पहले लाइन. अब देखो बात करते हैं अगले पॉइंट की. एग्रीकल्चर आप बुक खोल लीजिए अपनी. मैं रीडिंग कर रहा हूँ, आप भी इसके साथ रीडिंग करिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेनेशन करता जाऊँगा साथ के साथ. एग्रीकल्चर इन इंडिया इज प्रैक्टिस्ड मेनली टू अर्न लाइवलीहुड. क्योंकि एग्रीकल्चर जो है हमारे देश में, मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था क्लास के अंदर, एग्रीकल्चर मेनली हम लाइवलीहुड के लिए प्रैक्टिस करते हैं. सिर्फ हम जीविका चलाने के लिए मेनली हमारे देश में इस तरह की प्रोडक्शन, जीविका आजीविका चल रही है कि हम रोज अपना खाना खर्चा निकाल रहे हैं. इससे हम कोई बेनिफिट, मेजर पॉपुलेशन कोई इस तरह का बेनिफिट नहीं उठा रही कि वो, जैसे इंडस्ट्रीज है कि भाई बहुत पैसा कमा लिया, बिजनेस में पैसा लगाया, बहुत पैसा कमा लिया, लेकिन एग्रीकल्चर से क्या हो रहा है कि सिर्फ पैसा लगा के हम अपने रोज का जो खर्चा पानी है वही निकाल पा रहे हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं. सो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर इन इंडिया इज प्रैक्टिस मेनली टू अर्न लाइवलीहुड. इसके क्या कारण है? इसके बहुत सारे कारण हैं जो मैंने आपको पहले भी डिस्कस किए हैं कि फार्म के साइज छोटे हैं और लैंडलेस लेबरर्स हैं और एक खेत पे बहुत सारे लोग डिपेंडेंट हैं, तो उनका जो है पर कैपिटा जो शेयर है वो काफ़ी कम रहता है. तो इसके कारण गरीबी भी है, पॉवर्टी के भी मैंने आपको रीजंस डिस्कस किए थे क्लास में, याद है ना? देखिए, आप पढ़ लो, कोई समझावा वेस्ट नहीं होगा. चैप्टर कौन से आ रहे हैं इसके बारे में हम देख लेंगे. एक बार आप समझ लो कि इसमें बेसिक थीम क्या है एग्रीकल्चर में, इससे आप आंसर बेटर तरीके से लिख पाओगे. पढ़ लेते हैं. अगर आपको लगे कि यार ये टॉपिक ज़्यादा है, ये नहीं आ रहा है, तो अपन वो टॉपिक छोड़ देंगे.
ठीक है, अभी एक बार शुरू करा, आप एक बार चेक कर लीजिए, मैं वेट करता हूँ 2 मिनट भली, आप कह रहे हो तो। कंटिन्यू करोगे, रुको 2 मिनट। ऑडिबल है आवाज? आवाज आ रही सबको? निर्मला जी ने मैसेज किया है। और कौन है यहाँ पे? सिंह रिया कुमारी जी भी हैं और गायत्री जी भी है। और कौन है? चलो कंटिन्यू कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ सबको समझ में आ रहा है और सब ये पढ़ना चाह रहे हैं। सो मैं ये जूम करके चल रहा हूँ। तो देखो क्या हो रहा है कि भाई इंडिया में लैंडलेस लेबरर्स हैं और छोटे छोटे फॉर्म्स हैं, तो एफिशिएंसी बहुत कम होती है। सो दैट इज़ वाई लोग सिर्फ आजीविका चला पाते हैं, इसके आगे सोच नहीं पाते कि क्या करना है। तो एक खेत में कई सारे लोग लगे हैं, और ये वाली मैंने आपको बबल टी के अंदर पढ़ाई थी, अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर पढ़ाई थी चैप्टर, अनएम्प्लॉयमेंट चैप्टर वाला जब हमने चैप्टर पढ़ा था, तो अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर बनाया कितने टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। तो ये कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट था, ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। नहीं आता है तो आप जाके बुक में देखना और फिर आंसर करना। ये क्वेश्चन आपके लिए कि एक खेत में 10 लाख रुपए हम कमा रहे हैं, और उस खेत में 2 आदमी करेंगे तो भी 10 लाख आएंगे, और अगर हम 10 आदमी लगा देंगे तो भी 10 लाख रुपए आएंगे। तो ये कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट है, ये आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि ये मैंने आपको पढ़ाया था 2-3 दिन पहले। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है आपके लिए, ये मैंने पढ़ाया है, भूले तो नहीं हो? नहीं तो मैं कल इस वीडियो के, कल जो नया वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आंसर कर दूंगा आपको, ठीक है। तो एग्रीकल्चर इन इंडिया इज प्रैक्टिस मेनली टुवर्ड लाइवलीहुड इन विच फार्मर ग्रो फूड क्रॉप फॉर पर्सनल यूज। यानी कि हम सिर्फ अपनी आजीविका चलाने के लिए, लाइवलीहुड चलाने के लिए हम लोग खेती कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पर्सनल यूज के लिए हम फूड क्रॉप उगा पा रहे हैं। इससे ज़्यादा हम सेल वगैरह ढंग से ज़्यादा कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज़ कर रहे हैं। यानी कि हम लोग जो है साइंटिफिक तरीके से खेती नहीं कर रहे हैं, वेस्टेज हो रही है, और अननेसेसरी जहाँ जरूरत नहीं है उससे भी ज़्यादा हम लोग फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं, पानी की वेस्टेज हो रही है, रिसोर्सेज की वेस्टेज हो रही है, और आउटपुट कुछ नहीं आ रहा है। तो यानी कि हम लोग जो ट्रेडिशनल तरीके से, जो मानसून डिपेंडेंट होती है, उस तरह से हम लोग खेती कर रहे हैं। कई बार हमारी फसलें फेल हो रही है, कई लोग सुसाइड कर रहे हैं। आप देखते हो न्यूज़ में आता रहता है कि भाई फार्मर सुसाइड का एक बहुत बड़ा इश्यू है। और चुनाव जब आते हैं, चुनाव आते ही सरकार जो है किसानों के खेत जो लोन्स होते हैं वो माफ़ करने लगती है। तो ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में, या जो खेती से रिलेटेड चीज़ें हैं जैसे उसमें हम लोग इन्वेस्ट नहीं करते। जैसे कि इरिगेशन में हम लोग ढंग से इन्वेस्ट नहीं कर रहे इतने सालों तक, लेकिन अब हमने थोड़ा सा चेंज किया है मेथड। हम लोग अब इसको प्रायोरिटी बेसिस पे ले रहे हैं, इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप कर रहे हैं, और भी जो हमको आफ्टर हार्वेस्ट जो हमको चाहिए, जैसे कोल्ड स्टोरेज हो गया, जैसे वेयर हाउसेस हो गए, जिसमें हम लोग किसान से प्रोक्योर कर रहे हैं और अनाज को रख रहे हैं। तो वो सब चीज़ें हमारे यहाँ पे चल रही है। तो इसीलिए अब थोड़ा सा इसमें चेंज आया है। लेकिन हम ओवरऑल हम पिक्चर देखें तो इसके अंदर हम जो है सिर्फ हमारी इतना ही खेती हो पा रही है कि हम अपने आजीविका चला पा रहे हैं, और ज़्यादा हम लोग कमा नहीं पा रहे। तो अगर हम किसी साल मानसून फेल हो जाता है तो उस इंसान के पास खाने के भी पैसे नहीं होते। तो जो छोटे छोटे या लैंडलेस लेबरर्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो बड़े किसान हैं जिनका खूब पैसा है, जिनकी खूब लैंड है, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं। और फिर आगे बढ़ते हैं। ही सेल द सरप्लस एंड बाय अदर थिंग ऑफ डेली यूज। तो कुछ थोड़ा बहुत अगर एक्स्ट्रा हो जाता है तो वो बेच के पैसा कमा लेता है, और थोड़ी मोटी जरूरत उसकी पूरी रहती है। तो अब देखो, आप खेत खर्चे कितने होते हैं भाई? हमारे फूड का खर्चा, चलो फूड उसने वहाँ से निकाल लिया अपने खेत से, उसके बाद भी बहुत खर्चे हैं। जैसे नॉन फूड आइटम्स होते हैं जो हमारे को बेसिक जरूरत है, जैसे हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन, क्लोथ्स, है ना। और थोड़ा बहुत हमको कुछ सुविधाएं की भी जरूरत होती है, जैसे हम लोग ले रहे हैं, मोबाइल की जरूरत होती है, इंटरनेट की जरूरत होती है, आजकल ऑनलाइन एजुकेशन बहुत चल रही है, तो और भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारी जरूरतें उसकी पूरी नहीं हो पाती है, और उसको काफ़ी हार्ड लाइफ जीनी पड़ती है। तो इतनी प्रॉब्लम है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। अब कमर्शियल एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस इन द एरियाज ऑफ फर्टाइल प्लेन ऑन बिग साइज लैंड होल्डिंग्स। यानी कि कमर्शियल एग्रीकल्चर कहाँ प्रैक्टिस होती है, आपको नहीं सोचो। कमर्शियल एग्रीकल्चर के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले बहुत बड़ा फर्टाइल लैंड चाहिए, फर्टिलिटी रेट अच्छी होनी चाहिए, यानी कि खेती उपजाऊ जमीन होनी चाहिए, और पानी होना चाहिए, और बहुत बड़े लैंड होल्डिंग्स होनी चाहिए। क्योंकि जब बहुत बड़े लैंड होल्डिंग्स होगी तभी हम मशीनों का उपयोग कर पाएंगे। मशीनें आती महंगी,
या तो हम उसको कुछ खेत वाले मिलके मतलब शेयरिंग बेसिस पे ले लें, जैसे कुछ टाइम हम यूज़ कर लें, कुछ टाइम वो यूज़ कर लें, या फिर अगर आपका बहुत बड़ा लैंड है तो फिर आप ले सकते हो, क्योंकि आपकी जो पैदावार होगी वो अच्छी होगी और आप अच्छा कमाई करोगे। तो उसकी कॉस्ट जो है उसमें इन्वॉल्व हो जाएगी, क्योंकि वो एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, एक बार लोगे तो 10-15 साल चलेगा कम से कम। तो वो सब चीज़ें हम डेप्रिसिएशन में जोड़ सकते हैं। डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट अगर आप कॉमर्स लोगे तो 11th क्लास में या 12th क्लास में पढ़ोगे। सो ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये अगर आपको चाहिए तो मैं कभी दूसरा वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। सो आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू द पैसेज ऑफ टाइम एंड सर्कमस्टेंसेस, एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज अंडरगॉन कंटिन्यूअस चेंजेस इन इट्स फॉर्म इन डिफरेंट फील्ड्स। अब देखो जैसे जैसे समय निकला, जैसे समय आगे आया है और हमारे सर्कमस्टेंसेस बदले हैं, तो एग्रीकल्चर में भी काफ़ी चेंज आया हमारे देश के अंदर। देखो पहले एक समय था 1965 से पहले जब हम आज़ाद हुए, तो हमारे देश में 2 वॉर चल रही 62-65 में। तो जब पाकिस्तान के साथ वॉर हुई 65 में 71 में, तो अमेरिका ने हमारी फूड सप्लाईज काट दी। तो हमारे देश में बहुत संकट आ गया था कि किस तरह से हम जो है हमारे देशवासियों की खाने की समस्या दूर करें। तो शास्त्री जी जब थे प्रधानमंत्री, तो बहुत छोटे हाइट के थे लेकिन काम बहुत बड़े बड़े करते थे, काफ़ी टैलेंटेड आदमी, बहुत टैलेंटेड आदमी थे। उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान का। तो उन्होंने कहा कि अब फूड की कमी है और सिचुएशन ऐसी है कि भाई अब हम जो है अगर 3 टाइम का खाना खाएंगे तो सब लोग खाना नहीं खा पाएंगे। तो उन्होंने देश में जिस तरह से मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक नारा दिया, उस तरह से एक मतलब एक लीड करी, उसी तरह से शास्त्री जी ने लीड किया कि साहब आप फास्ट सिस्टम शुरू करो, हफ्ते में 1 दिन फास्ट करो या 2 दिन फास्ट करो, जो भी जिसके लिए पॉसिबल है। वो खुद उन्होंने शुरू की, तो लोगों ने भी उनके बीच चेंज लाई। एक तो हेल्थ के लिए अच्छा होता है, हफ्ते में 1 फास्ट करते हैं और उससे फूड बचता है। तो इस तरह से हमको करना पड़ा था 65-66 में। उसके बाद 66 में ग्रीन रिवॉल्यूशन आता है पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में बेसिकली, क्योंकि यहाँ के किसान थोड़े संपन्न थे, थोड़े पैसे वाले थे और यहाँ पे लैंड फर्टाइल था और यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए पानी बहुत था। तो इसी कारण इस फील्ड में बेसिकली ज़्यादातर जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के रिजल्ट्स हैं वो हमने देखे। और हमारे देश में जब कोरोना वायरस आया तो एक हम जब खाने के लिए हम बाहर वाले देशों पर डिपेंड थे, और आज हमारी जो स्थिति है इसमें हम लोगों ने कोरोना वायरस के दौरान काफ़ी कंट्रीज़ को हमारे सामान बेचा, मतलब जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है फूड बेचे, एक्सपोर्ट किए, बेचे नहीं इन द सेंस हेल्प करी एक तरह से उनकी, क्योंकि वहाँ पे लैंड फर्टाइल नहीं है, पानी नहीं है। तो हमारे देश में 1.5 से 2 साल का स्टॉक पड़ा था कि हम पूरी जनसंख्या को खिला सके जब कोरोना वायरस आया। तो देखो हमने कितने चेंजेस किए अपने एग्रीकल्चर में और कहाँ से हम कहाँ पहुँच चुके हैं। सो दैट इज वाई इंडियन एग्रीकल्चर हैज डिफरेंट फॉर्म टुडे। तो आज हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो आज काफ़ी बदल चुकी है सिनेरियो। समझ में आ रहा है बच्चों? आई थिंक सबको पता नहीं चला, ऑनलाइन काफ़ी कम लोग आए हैं, 2-3 जने हैं। किसी को मैसेज करना है तो मैं रोक देता हूँ, कोई आ रहा है तो। अभी इंट्रोडक्शन ही हुआ है सिर्फ। समझ में आ रहा है? ओके, निर्मला सुखवाल का मैसेज आ गया साहब। ओके ओके, बोल दिया अपने आपको निर्मला जी। चलिए, जो पढ़ना होगा इसको आ जाएगा, नहीं तो आप तो पढ़ो। क्लासरूम जैसे ही लग रहा है ना, लाइक भेज दो यार, ऐसा नहीं लिखने को हो रहा है तो लाइक भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, क्लास जैसा लग रहा है यार। वो वॉइस का एक नंबर है मेरे पास, उसको मैंने बोला लेकिन शायद उसने मैसेज देखा नहीं है, उसमें मैसेज किया था मैंने। चलो कल से उनको सबको पता लग जाएगा, आज हम ले रहे हैं तो जितना होगा हम पढ़ लेते हैं।
चलिए, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर। तो देखो, एग्रीकल्चर के 3 फॉर्म होते हैं बेसिकली सीजन के अकॉर्डिंग। कौन कौन से सीजन हैं? सो इंडियन एग्रीकल्चर हैज बीन डिवाइडेड, इंडियन एग्रीकल्चर ना, हाँ चलिए, इंडियन एग्रीकल्चर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। तो 3 कैटेगरीज होती है इंडियन एग्रीकल्चर की, और एक होती है खरीफ, एक होती है रबी, एक होती है जायद। तो 3 सीजन होते हैं एग्रीकल्चर में, खरीफ, रबी और जायद, है ना। तो खरीफ के बारे में पढ़ते हैं। तो खरीफ क्या होती है? खरीफ फसल, ठीक है, क्रॉप मतलब फसल। सो क्रॉप्स विच आर सोन इन जून एंड जुलाई, यानी कि जिन क्रॉप्स को हम लोग जून और जुलाई में बोते हैं और हार्वेस्ट करते हैं अक्टूबर नवंबर में। यानी कि हम गर्मियों में इस फसल को हम लोग बो रहे हैं मानसून पीरियड में बेसिकली, क्योंकि इन रिक्वायरमेंट की फसलों को हो सकता है ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट हो, मानसून डिपेंडेंट है। तो जनरली हम लोग इन कुछ फसलें होती है देखो दोनों में बोते हैं, लेकिन जनरली इस फसल को हम जून जुलाई में बो रहे हैं। तो जून जुलाई में बो के नवंबर तक, हम अक्टूबर तक इसका प्रोडक्शन ले लेते हैं एक बार। तो देखो इसमें कौन कौन सी फसलें हैं, खरीफ ऋतु की फसलें कौन कौन सी हैं? राइस यानी चावल, मेज, मिलेट, ग्राउंडनट, मूंग, उड़द, शुगरकेन, सोयाबीन, ये सब। तो ये सब जो फसलें हैं ये मेजर क्रॉप ऑफ द सीजन है। अगर आपको कोई पूछेगा, क्वेश्चन आ सकता है कि भाई खरीफ ऋतु की फसलें कौन कौन सी हैं, तो आप इनको याद कर लो कौन कौन सी है सब इसमें। तो दीज क्रॉप डिपेंड ऑन मानसून। देखो मैं आपको पहले बता दिया कि ये जो है मानसून रेन पे डिपेंड होती है, इसीलिए इसको इस सीजन में बोया जाता है ताकि इनको मानसून रेन का अच्छा फायदा मिले। लेकिन आजकल क्या है, पहले ट्रेडिशनली इनको खरीफ क्रॉप इसलिए बोया जाता है क्योंकि ये खरीफ में ऋतु में ज़्यादा पाई जाती है, ज़्यादा बोई जाती है। तो अब क्या है कि अब इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप हो गई है, तो जनरली कुछ को हम ऑफ सीजन में बो सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास देखो राइस भी होता है कि पानी में फसल को डुबोनी पड़ती है ना। ऐसे बाउंडिंग बना देते हैं इतनी इतनी मोटी मोटी चारों तरफ, और बीच में पानी में डुबो देते हैं उसको पूरा। तो इसके लिए मतलब ज़्यादा पानी चाहिए। तो यानी कि हम लोगों के पास मानसून अगर नहीं है तो हम इरिगेशन पर डिपेंड है। तो जहाँ पे इरिगेशन है, आप देखो इरिगेशन कहाँ पे है, मानसून जैसे अभी इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी का है पंजाब में, हरियाणा में है, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स काफ़ी हैं, या यूपी में है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि राइस का प्रोडक्शन अच्छा होता है। तो अगली क्रॉप के बारे में बात करेंगे, रबी। रबी क्रॉप क्या होती है? रबी क्रॉप भाई देखो ये गर्मियों में होती है, रबी सर्दियों में रहती होगी। सो अक्टूबर नवंबर तक हम इसको फसल को काट लिया हमने खरीफ को, अब खेत तैयार हो गया वापस। अब क्या करें साहब? तो अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं साहब इसके बाद रबी की खेती। इसमें क्या करते हैं, इसको हम बोलते हैं अक्टूबर नवंबर, जब खरीफ खत्म होते ही रबी शुरू हो जाती है। थोड़ा दिन का वेट करते हैं और उसके बाद हम इसको बो देते हैं रबी को, और इसको हम अप्रैल तक, मार्च तक या मई स्टार्टिंग तक काट लेते हैं। तो अब देखो ये जो है ना, देखो मिलेट्स, ग्राउंडनट, मूंग, उड़द, शुगरकेन, सोयाबीन, ये सब तो थी इसकी फसलें, मेज़, मक्का, है ना। और इसकी क्या हो गई, अक्टूबर नवंबर मार्च अप्रैल काट लिया। तो वीट, तो आप देखोगे अभी ये जो सीजन चल रहा है अभी अप्रैल या मार्च का टाइम, तो इस टाइम जो आता है ना नए गेहूँ आते हैं, नए गेहूँ। जनरली जिसको स्टॉक रखना होता है ना गेहूँ का, तो वो इस सीजन में खरीदता है, क्योंकि बोलते हैं कि इस सीजन में सबसे बढ़िया गेहूँ आता है। क्यों आता है? क्योंकि अभी फ्रेश गेहूँ आया है, अभी बेस्ट जो चीज़ है सबसे पहले वो बिकेगी। तो इसीलिए इस टाइम लोग पूरे साल का स्टॉक खरीद लेते हैं जनरली, इसीलिए हम लोग गेहूँ को इस सीजन में खरीदते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप जोड़ सकते हैं, जो आप देखते हैं ना उसको अपनी पढ़ाई से जोड़ो। घर में पूछो कि सब ये जनरली कब आता है, घर वाले क्या बता रहे हैं, उससे थोड़ा सीखो, थोड़ा अपने किताब से सीखो, थोड़ा गूगल कर लो। तो सब्जेक्ट से जुड़ोगे ना तो आपको लिखना आसान हो जाएगा एग्जाम में। ठीक है, जनरली 2-5 मिनट खराब होंगे इसमें, आप ज़्यादा टाइम नहीं खराब होगा। तो देखो इसमें फसलें कौन कौन सी है, मेनली वीट, ग्राम, बार्ले, ऑयल सीड्स, अलसी, मस्टर्ड एंड क्यूमिन सीड एंड कोरिएंडर, पॉपी एंड साइलम। तो ये सारी फसल जो होती है ना, ये इसमें अक्टूबर नवंबर डालते हैं हम लोग खेत के अंदर, और मार्च अप्रैल तक ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक डालते हैं और मार्च अप्रैल तक आ जाती है। सो इरिगेशन की फैसिलिटी जहाँ अवेलेबल है उसको भी हम लोग यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं तीसरी क्रॉप की, जायद क्रॉप। जायद क्रॉप में क्या है कि भाई जैसे रबी खत्म हुई, अब जो खरीफ क्रॉप है, जो खरीफ क्रॉप है वो
मैंने आपको बताया कब से होगी, जून जुलाई से होगी। हम लोग बोलते देखो यहाँ लिखा ना जून जुलाई, तो जून जुलाई से बोएंगे। तो अब अप्रैल तक आपने फसल काट ली, अब 2 महीने बचते हैं बीच के। तो ये 2 महीना ना भयंकर गर्मी पड़ती है, आपको याद होगा कि। और जो कुछ नदियाँ होती है ना, सीजनल नदियाँ होती हैं, वो सूख जाती है। देखो कोई एक नदी होती है हिमालय वाली नदियाँ, या जो ऑल पूरे टाइम चलती रहती है, मतलब ऑल होल द ईयर, मतलब पूरे ईयर चलेगी वो नदी। में भी उसको बोलते हैं जो हिमालयन नदी है, ये पेरिनियल नदियाँ होती है। और एक नदी होती है जो सीजनल चलती है, जो मानसून में चलती है, बाकी बाद में जो ना सूख जाती है, या उसका पानी नहीं होता तो वो सूख जाती है नदी। तो ऐसे टाइम में जायद क्रॉप्स हम लेते हैं गर्मी के टाइम में, जब मानसून से पहले और गर्मी के 1-2 महीने में हम इसको फसल को ले लेते हैं। तो इसमें जैसे सब्जियाँ, वाटरमेलन, गार्ड्स, बॉटल गार्ड्स, कोकम्बर, इस तरह के सी जो होते हैं ना, जो पानी वाले जो होते हैं, जो गर्मियों के हिसाब से होते हैं, तो ये वाली क्रॉप्स को हम जायद क्रॉप बोलते हैं। तो ये अभी फरवरी से मार्च से बोना शुरू कर देते हैं और जून जुलाई तक ही चलती है। तो अभी देखो वाटरमेलन इस सीजन में हो जाता है, हालांकि अब तो ऑफ सीजन में मिलते हैं, क्योंकि हम लोग के पास स्टोरेज फैसिलिटी है, कोल्ड स्टोरेज वगैरह है। तो गार्ड, बॉटल गार्ड, ये सब चीज़ें हम लोग इसमें देखते हैं कि ये भी फ्रेश आते हैं। और हालांकि बाद में भी बोलते हैं थोड़े बहुत कुकुम्बर वगैरह आते रहते हैं, लेकिन जनरली ये वाला सीजन हम जायद करके सबसे ज़्यादा क्रॉप इस सीजन में आती है इस तरह की। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर है सबको? से यस। एवरीवन, सही है, सबको समझ में आ गया? चलो मैं सोच रहा हूँ समझ में आ गया होगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए, टाइप्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर बेस्ड ऑन क्रॉप्स। ये आ रहा है क्या टॉपिक? सेकंड पॉइंट मेरे ख्याल से ये वीट से नहीं आ रहा है आपके सिलेबस में। हाँ गए सब लोग, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है। तो टाइप्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर बेस्ड ऑन क्रॉप्स। अब देखो क्रॉप कितने तरह की होती है, उसके हिसाब से हम कितना टाइप बता सकते हैं। जैसे फूड क्रॉप, कमर्शियल क्रॉप, प्लांटेशन क्रॉप, गार्डन क्रॉप। अब देखो फूड क्रॉप कौन सी होगी? जैसे खाने की चीज़ों के राइस, व्हीट, मेज, ज्वार, बाजरा, पल्सेस, दालें वगैरह, है ना, ये सब चीज़ हो गई। कमर्शियल क्रॉप जो होती है कि जो कैश क्रॉप्स है, जिसमें पैसा खूब मिलता है या खराब हो जाती है लेकिन पैसे खूब दे के जाती है, जैसे शुगर केन है, तो इनको कैश क्रॉप बोलते हैं। कॉटन कैश क्रॉप बोलते हैं। जूट, टोबैको, ऑयल सीड्स, ये सब कैश क्रॉप्स हो गए। सो क्रॉप्स विच आर यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पसेस और एज रॉ मटेरियल इंडस्ट्री। तो जो क्रॉप्स जो ज़्यादा पैसे के देके जाएगी उनको कमर्शियल क्रॉप बोलेंगे। जैसे एग्जांपल एंशिएंट मॉडर्न टाइम से, ब्रिटिश टाइम से कौन सा दे सकता है कमर्शियल क्रॉप का? बहुत न्यूज़ में है, बहुत रहता है कि कौन सा दे सकते हो। तो इसमें हम लोग जो है इंडिगो फार्मिंग हमने पढ़ी थी, इंडिगो फार्मिंग, तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो कैश क्रॉप थी। देयर हैज बीन सम ऑब्स्टेकल, 2 मिनट का वेट करिए। अच्छा 1 मिनट रुकना प्लीज सब जने।
कमर्शियल क्रॉप क्या हो गई? कमर्शियल क्रॉप वो हो गई जो कमर्शियल पर्पस के लिए होती है, जिसको हम पैसे कमाने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे शुगर कैन कॉटन को, इंडिगो थी, पहले हम लोग इंडिगो भी यूज करते थे, लेकिन हम कमाने वाले थे, अंग्रेज कमाते थे उससे। फिर प्लांटेशन क्रॉप्स हो गई। प्लांटेशन मतलब जैसे चाय के बगान लगाने पड़ते थे, रबड़ के, कॉफ़ी के, तो लार्ज प्लांटेशन होते हैं और इसमें हम यूज़ करते हैं ड्रिंकिंग के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। और एक होते हैं गार्डन क्रॉप, जिसमें हम लोग फ्रूट वेजिटेबल्स ये सब लगाते हैं। तो 4 तरह के हम इसमें बांट सकते हैं, ठीक है। आई थिंक अब आपके ये आपके कोर्स में नहीं है, वीट है क्या कोर्स में? पढ़ लेते हैं, अगर है कि नहीं बता दो। किसी को मालूम है क्या? चलो पढ़ लेते हैं, देखी जाएगी, नहीं है तो कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे थोड़ा सा। तो क्लियर, वीट क्या होता है? देखो वीट मतलब गेहूँ, गेहूँ मतलब कैसे रबी क्रॉप है, आपने यहाँ पढ़ा था भी, यहाँ पे इसके अंदर पढ़ा था ना रबी क्रॉप के अंदर, ठीक है। रबी क्रॉप ऑफ नॉर्थर्न इंडिया, तो नॉर्थ इंडिया में टेम्परेट रीजन है, टेम्परेट रीजन के अंदर ये रबी क्रॉप के अंदर आता है। तो इसका टेम्परेचर जो है लगभग 10 से 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। तो इसीलिए हम लोग सर्दी में बोलते हैं, क्योंकि गर्मी में तो और ज़्यादा टेम्परेचर होता है। और रेनफॉल चाहिए होती है 25 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर के बीच में। लेकिन अगर रेनफॉल नहीं होती है, जैसे नॉर्थ इंडिया में रेनफॉल हो जाती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण, लेकिन नहीं होती, तो हम लोग इरिगेशन फैसिलिटी यूज़ करते हैं। और लाइट क्ले तरह की सॉइल चाहिए होती है। तो 70% ऑफ इंडिया का जो वीट है वो कहाँ पे हो रहा है? पंजाब, हरियाणा, यूपी में। ये मेजर एरिया है इसके, यूपी। देखिए ये इसमें दे रखा है, मैप में दे रखा है, मैप देख लीजिए अपने बुक में। देखो ये वीट है ना, ये वाला है ब्राउन कलर। तो ये देखो एक ये वाला कलर हो गया, ये लाइट ब्राउन है। तो ये देखो ये वाला बेल्ट हो गया, यहाँ पे वीट ज़्यादा होता है, क्योंकि देखो ये जो है ना फर्टाइल लैंड है, यहाँ पे ग्रीन डेकोरेशन सबसे ज़्यादा है। ये वाला जो एरिया ना, यहाँ पे राइस और वीट जो ज़्यादा है, वीट तो सबसे ज़्यादा यहीं पे हो रहा है। तो ये देखो, क्योंकि क्या है कि यहाँ पे लैंड फर्टाइल है और ग्रीन डेकोरेशन के सबसे ज़्यादा फायदे यहीं पे हुआ है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो प्रॉस्परस थे, जो किसान है वो प्रॉस्परस थे। अब देखो चावल जो है लगभग पूरे इंडिया में होता है, पर ये जो ईस्टर्न साइड है, जो जहाँ पे नदियाँ वगैरह ज़्यादा है, वहाँ ज़्यादा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेस्टर्न घाट होते हैं, तो वेस्टर्न घाट के इस तरफ जो है रेन बहुत ज़्यादा होती है। ये वाला जो एरिया है, ये रेन शैडो एरिया में रहता है, तो यहाँ पे बारिश कंपैरेटिवली यहाँ से कम है। पर यहाँ पे ये नदी के मुहाने होते हैं, जहाँ पे नदी डेल्टा वगैरह बनाती है। तो देखो इस एरिया में भी सबसे ज़्यादा चावल हो रहे हैं। ये पूरा एरिया जो लाइट कलर का दिख रहा है ना आपको, ये चावल का है। और ये डार्क वाला ये भी वीट का एरिया है, ठीक है। अब देखो मेज, बाजरा देखो राजस्थान में होता है सबसे ज़्यादा, गुजरात, राजस्थान, है ना। तो बाजरा इस तरफ होता है। अब रेड कलर में देखो शिफ्टिंग कल्टीवेशन, तो देखो नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है। मतलब एक जगह से पेड़ काट के साफ किया, फिर दूसरी जगह चले गए, फिर एक जगह से पेड़ काटे, फिर दूसरी जगह चले गए। तो इस एरिया में, क्योंकि यहाँ पे जंगल और यहाँ पे लैंड खूब है और कंपैरेटिवली लोग बहुत कम रहते हैं, तो इसलिए इस एरिया में, रेड वाले एरिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब एक पेड़ काटा, लैंड साफ किया, वहाँ पे यूज़ करा, फिर जब वो इनफर्टाइल हो गया तो हम नेक्स्ट लैंड पे मूव कर गए। इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग भी बहुत ही हमारी सिक्किम अभी रिसेंटली जो है 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करने लग गया, 100% ऑर्गेनिक हो गया। तो यहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ के ये सब जो है हम बाहर देशों में बेच रहे हैं, ठीक है। तो मैं अभी आपको लिंक भेजूंगा, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें हम लोग मैंने बताया है कि यहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर आपकी छल देख लेना, कोर्स में नहीं है आपके, लेकिन करंट अफेयर का इशू है कि यहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं हम लोग ऑर्गेनिक बना रहे हैं, तो हम सरकार कैसे हेल्प कर रही है इनको एक्सपोर्ट करने के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगले पढ़ते हैं हम, क्या हमने 2-3 एरिया पढ़े थे कि 70% वीट कहाँ तक होता है। देखो मोर देन 75% वीट यहाँ पे हो रहा है। और राइस देखो, राइस का क्या है, राइस इस बेल्ट में आता है, ठीक है। तो देखो ये आ गया पंजाब, हरियाणा, यूपी में 32% और अदर स्टेट लाइक एमपी, राजस्थान एंड बिहार। तो राजस्थान वीट इज ग्रोन इन गंगापुर, हनुमानगढ़, देखो गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, जयपुर, कोटा। अब देखो कहाँ हो रहा है, आप देखो वीट गंगानगर, हनुमानगढ़ में पहले होता नहीं होगा, लेकिन बाद में अब इंदिरा गांधी के नाम से पानी आएगा तो यहाँ होने लग गया। राइस भी होता है यहाँ पे, फिर अलवर में होता है, भरतपुर में ज़्यादा होता है, जयपुर, कोटा में भी होता है ज़्यादा, और भी जगह होता है, लेकिन ये मेजर एरिया है राजस्थान के अंदर। सो इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना एंड अमेरिका। चाइना में सबसे ज़्यादा वीट होता है, उसके बाद अमेरिका में होता है और बाद में इंडिया के अंदर होता है। ड्यू टू ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया टुडे द कंट्री इज सेल्फ रिलायंट इन मीट प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन एंड एरिया एंड क्रॉप। तो
हरित क्रांति मैंने आपको बताया था कि जितनी वर्ष 1966 में हुआ था। तो उसके बाद इंडिया जो है सेल्फ रिलायंट किया। तो मैंने आपको बताया 1.5-2 साल का स्टॉक वापस कोरोना वायरस के टाइम पे पड़ा था। ठीक है, तो ये सब है बीट के अंदर, हमने थोड़ा सा लिख सकते हैं। ये है तो नॉलेज के लिए है, नॉलेज के लिए पढ़ लो। ठीक है, क्लियर। कौन कौन है यार, कोई जवाब दे नहीं रहा है, दो तीन जन ही है। चलिए आगे बढ़े। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बता दो क्लास जैसा। सिर्फ लाइव जाने का मतलब क्या है कि कोई पढ़े तो चले बढ़े आगे। चलिए, आई थिंक ये है नहीं कोर्स में, कुछ आ नहीं रहे इसका मतलब। चलिए राइस पढ़ लेते हैं। देखो राइस क्या है, राइस इज वन ऑफ द मेजर फूड क्रॉप्स इन इंडिया। तो सबसे मेजर क्रॉप है राइस, सबसे ज़्यादा होता है राइस। और इसको हम कब बोते हैं, मैंने पढ़ाया था, याद है किस कब बोते हैं, बताओ जल्दी से। रेनी सीजन में, क्योंकि राइस को पानी आना चाहिए। रेन कब होती है, मानसून में, तो इसलिए इसको मानसूनल बोलते हैं। तो यानी कि ये खरीफ क्रॉप हो गई। ठीक है, तो मेजर रेनी सीजन चाहिए इसमें मोस्टली, यानी अगर रेनी नहीं है या इस कुछ पार्ट्स में ये लोग इरिगेशन के थ्रू भी होते हैं। तो ट्रॉपिकल रीजन चाहिए, टेम्परेचर 16 से 27 डिग्री चाहिए, रेनफॉल 100 से 200 सेंटीमीटर चाहिए, यानी कि रेनफॉल बहुत ज़्यादा चाहिए। रेनफॉल नहीं है तो क्या होगा, रेनफॉल नहीं है तो मतलब इरिगेशन होना चाहिए, ये जरूरी कंडीशन है। अब सॉइल कैसी चाहिए, क्लेई या एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल कौन सी होती है आपको मालूम है, आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी के अंदर 8-9 क्लास में। एलुवियल सॉइल होती है जो नदी के मुहाने पे होती है, नदी के आसपास होती है और फ्रेश हर साल फ्रेश आती रहती है। यानी कि रिवर से रिवर वैली रीजन में राइस की कल्टीवेशन ज़्यादा होएगी। ठीक है, सो यहाँ पे लिखा भी अगले पॉइंट में देख लो, अलुवियल सॉइल नियर रिवर बेसिन इज मोस्ट सुटेबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ राइस। तो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होगा राइस का या बेस्ट क्वालिटी जहाँ आएगी, जहाँ पे क्लेई और अलुवियल सॉइल होएगी। तो इसीलिए कहीं कहीं जो चावल की आपको पता है कितनी 1 लाख से भी ज़्यादा वेराइटियाँ होती है। हमें पता 4-5 ही है, लेकिन होती है। ठीक है, ये बात फैक्ट है कि कुछ हमने खुद ही है, कुछ है। तो अब जैसे आप देखते हो मार्केट में बासमती राइस वगैरह आती है, तो उसको जीआई टैग मिल गया। तो गवर्नमेंट जो है एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर खुशबू, एक पर्टिकुलर क्वालिटी होती है, तो उस क्वालिटी को प्रिजर्व करके उस क्वालिटी के नाम से कोई दूसरा अपना माल ना भेजे, उसकी ऑथेंटिसिटी हो, इसलिए जीआई टैग देती है, जीआई टैग देती है गवर्नमेंट। ठीक है, तो आप मार्केट में जाते हो बासमती दो साहब इंडिया गेट के, तो वहाँ पे एक जीआई टैग लगा हुआ, उस पर पैकेट में आता है, देखा होगा आपने, नहीं हो तो अब की बार जाओ तो देखना। तो वो एलुवियल सॉइल होती है, रिवर बेसिन इज द मोस्ट सुटेबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ राइस। तो यहाँ पे जो रिवर के मुहाने पे जो मिट्टी होती है वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के लिए अच्छी होती है। ठीक है, अब राइस इन इंडिया इज ग्रोन फॉर द होल ईयर। तो राइस जो है जनरली पूरे साल हम बोते हैं। ठीक है, राइस के 3 क्रॉप्स होती हैं, 3 सीजन में हम राइस की क्रॉप ले सकते हैं, लेते हैं इंडिया के अंदर। एक सर्दियों में लेते हैं, गर्मियों में लेते हैं, ऑटम में लेते हैं। तो आप सर्दियों में लेते हैं उसको बोलते हैं अमन, और बारिश के टाइम पे ऑटम सीजन या ऑटम सीजन में जब लेते हैं उसको बोलते हैं हाउस, और जब हम समर में ले रहे हैं, गर्मियों में ले रहे हैं, उसको बोलते हैं बोरो। ठीक है, तो 3 वर्ड है, याद कर लो। 86% प्रोडक्शन ऑफ राइस इज बिटवीन मानसून, ड्यूरिंग मानसून। तो देखो 86% जो हम इसकी फसल ले रहे हैं ना, ये हम मानसून टाइम में ले रहे हैं, इसीलिए हमने इसको राइस की फसल को खरीफ क्रॉप माना है। ठीक है, so that is why it has been kept under खरीफ क्रॉप। तो इसीलिए क्योंकि हम लोग मेजर पोर्शन जो है मानसून सीजन में ले रहे हैं, इसीलिए हम जो है इसको खरीफ क्रॉप मानते हैं। अब 90% ऑफ राइस इज ग्रोन इन वेस्ट बंगाल। अब देखो मैंने क्या बताया था, नदी के मुहाने पे जहाँ नदी है वहाँ और बारिश ज़्यादा है, वहाँ हो सकती है। तो वेस्ट बंगाल में हम 15% लगभग जो है राइस की प्रोडक्शन देख सकते हैं अपने देश का पूरा, और आंध्र प्रदेश में भी देख सकते हैं 14%, यूपी में देख सकते हैं 12%, उड़ीसा, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, और अदर स्टेट लाइक असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा। तो ये सब चीज़ें हैं। राइस इन राजस्थान ग्रोन। तो देखो राइस राजस्थान में कहाँ हो सकता है,
जहाँ पानी ज़्यादा होगा वहीं हो सकता है। तो पानी देखो इंदिरा गांधी कैनाल से आ रहा है गंगानगर हनुमानगढ़ में, तो वहाँ पे भी हो रहा है। मैंने आपको बताया था अभी पढ़ रहे थे कि वहाँ पे राइस भी होते हैं। कोटा में चंबल नदी है तो वहाँ पे हो सकता है, तो वहाँ हो रहा है। बूंदी से भी चंबल नदी आ रही है तो वहाँ हो सकता है। तो ऐसे आप लिंक करके पढ़ सकते हो कि क्या फैक्टर्स हैं, क्या नदी है। ज्योग्राफी को आप रिलेट कर पा रहे हो नहीं एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से। सो इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन राइस प्रोडक्शन आफ्टर चाइना। तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है चाइना के बाद राइस प्रोडक्शन में। तो राइस मेजरली दुनिया के हर देश में खाए जाते हैं, हर देश में बोए जाते हैं और एक्सपोर्ट भी अच्छा होता है इसका, ठीक है। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? एक तो ये है, एक रिप्लाई कर रहे हैं, एक कर नहीं रहा। अब पढ़ते हैं मेज। ओके फाइन, कंटिन्यू। ओके अगला है मेज। मेज मतलब मक्का। इट इज अ फ्रूट क्रॉप एज वेल एज कमर्शियल क्रॉप। ये फ्रूट क्रॉप भी है, कमर्शियल क्रॉप भी है। सो विच प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग स्टार्च एंड ग्लूकोज। तो देखो क्या है कि एक तो हम इसको खाने के तौर से यूज़ कर रहे हैं, एक हम इसको कमर्शियल क्रॉप की तरह भी यूज़ करते हैं। क्योंकि इसका जो यूज़ है ना, यूज़ के हिसाब से ये डिपेंड करता है कि हम इसको कमर्शियल बोल रहे हैं कि हम इसको फ्रूट बोल रहे हैं। अगर आप कमर्शियल, अगर आप देखो एक प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, आप एक सपोज करो इस क्रॉप को छोड़ो, वैसे एक जनरली बात करते हैं। जब आप पेन लेके आए बाजार से, पेन आप पढ़ाई के लिए लेके आए अपनी, आप पढ़ रहे हो घर में बैठ के, तो आप वो कमर्शियल नहीं लाए, आप अपने सेल्फ के लिए लाए, यानी कंजप्शन पर्पज़ के लिए लाए, तो वो कंजप्शन हो गया। लेकिन अगर आप उसी पेन को आप कहीं पढ़ाने में यूज़ कर रहे हो या आप कहीं ऑफिस में यूज़ कर रहे हो, यानी कि वो कमर्शियल पर्पज़ के लिए हो गया। तो यानी कि इस फूड क्रॉप को हम खाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कमर्शियल के लिए भी इस्तेमाल। कमर्शियल मतलब किसी और अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी में यूज़ कर रहे हैं उसको, ठीक है, ठीक है साहब। सो इसीलिए मेज जो है कमर्शियल बोला जाता है, क्योंकि ये रॉ मटेरियल की तरह यूज़ कर रहे हैं हम इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। जैसे जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री स्टार्च और ग्लूकोज बना रही है उसमें इसको यूज़ कर रहे हैं। सो इट इज़ ऑल्सो यूज एज फूड ग्रेन। तो इसको हम फूड ग्रेन की तरह भी यूज़ कर रहे हैं और कमर्शियल की तरह भी यूज़ कर रहे हैं। तो ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। तो मैं आगे बढ़ूँगी तो आपको समझाऊँ, जल्दी जल्दी बताओ। ओके, धन्यवाद जी का मैसेज आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मेज समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। इट इज सेकंड मेजर खरीफ क्रॉप आफ्टर राइस इन इंडिया। तो अगर आपको कोई पूछ ले भाई सेकंड मेजर क्रॉप ऑफ खरीफ क्या है, तो राइस है। पहली क्या है, राइस के बाद पहली है राइस, सेकंड क्या है, मेज। सो ये इंडिया की ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं थी, इसको पुर्तगाली ला के आए थे 17वीं सेंचुरी में। जब वो आए थे हमारे देश में लेके आ गए, जैसा ये वो उसके बीज वगैरह लेके आ गए। और अब इसके बाद कहते हैं टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर 12 से 35 डिग्री चाहिए और रेनफॉल लगभग 100 सेंटीमीटर तक चाहिए, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसमें देखो खास बात क्या है, डीप सॉइल यानी गहरी मिट्टी चाहिए और नाइट्रोजन के साथ चाहिए। नाइट्रोजन इसमें प्रेजेंट होनी चाहिए ताकि वाटर इज ड्रेन इजीली, वाटर अंदर चला जाए आसानी से, सिप इन कर जाए। तो 60% मेज कहाँ कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में होता है 20%, सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में होता है, फिर कर्नाटका में होता है, फिर राजस्थान में भी बहुत अच्छा मेज होता है, यूपी में होता है, गुजरात में होता है, एमपी में होता है, पंजाब में होता है। और राजस्थान के अंदर अगर हम बात करें तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, उदयपुर, क्योंकि पानी इसमें चाहिए होता है लगभग 100 सेंटीमीटर, अच्छा खासा पानी चाहिए। राइस से थोड़ा कम चाहिए लेकिन चाहिए। तो देखो ये जो एरिया है ये सारे नदी के मुहाने पे हैं, या फिर झीलों वाला उदयपुर है, उदयपुर को झीलों वाला नगर बोलते हैं हम लोग, तो इसी एरिया में होता है। तो आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि
पानी की कितनी रिक्वायरमेंट है, पानी कितना अवेलेबल है, जैसे उसी एरिया में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, अजमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, तो जगह सब जगह पानी की अवेलेबिलिटी अच्छी है जहाँ जहाँ ये हो रहा है। अब बात करते हैं अगले की क्रॉप की, बाजरा। बाजरा में क्या है, बाजरा इज एन इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप इन मिलेट कैटेगरी आफ्टर जवार। सो बाजरा काफ़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, बाजरा का काफ़ी यूज है इंडिया के अंदर। अब ये वार्म और ड्राई क्लाइमेट होती है, इसका मतलब क्या हुआ, जून और अक्टूबर के बीच में होगी। और कहाँ कहाँ ज़्यादा होनी चाहिए, आपको सोचो कि ड्राई क्लाइमेट कहाँ का है अपने देश के अंदर, ड्राई क्लाइमेट कहाँ है बताओ। राजस्थान, गुजरात, ये एरिया है ड्राई क्लाइमेट वाला। तो देखो राजस्थान में हो रही है, गुजरात में भी हो रही है, महाराष्ट्र में भी काफ़ी सूखा पड़ता है। देखो मैंने आपको बताया था अभी, एक सेकंड अपना पीछे चलते हैं, मैं आप कहाँ गया था, ये देखो ये रहा। अब देखो इसमें बाजरा, देखो ये रहा बाजरा, ये वाला कलर है ना, तो देखो मेजर बाजरा यहाँ हो रहा है। अब देखो मैंने बताया था आपको महाराष्ट्र में, इसमें मैप में क्या 100% चीज़ें सही नहीं दिखा सकते, मेजर मेजर एरिया दिखाते हैं। तो मेजर एरिया राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, थोड़ा सा ये वाला है एरिया है ना, हल्का हल्का पंजाब हरियाणा का भी है, लेकिन एक एरिया इन्होंने बताया महाराष्ट्र का। अब देखो क्या है कि ये जो है ना ऐसे वेस्टर्न घाट्स हैं यहाँ पे लेफ्ट में, और यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स हैं। तो वेस्टर्न घाट्स ना, इसमें दर्रे बहुत कम हैं, ये काफ़ी ऐसे खड़ा हुआ है। तो यहाँ से जब बादल आते हैं ना मानसून में, रेंज आती है, तो ये इस वाले पोर्शन में ज़्यादा रेंज होती है। इधर जो होता है ना, ये पहाड़ है, तो ये पहाड़ के इस तरफ वाला एरिया ना, इसको बोलते हैं रेन शेडो एरिया। यानी यहाँ पे बादल आए, यहाँ से यहीं बारिश कर गए पहाड़ से टकरा के, या जो भी मान लो आप, और इस तरफ जब आते हैं तो उनका पानी यहीं ख़त्म हो जाता है। भाई आप टंकी भर के लाए या पिचकारी भर के लाए, आपने वो पीछे टैंक लगा लिया पिचकारी का, अब आपने एक ही आदमी पे, पहला आदमी मिला उस पर सारा कुछ डाल दिया, पानी नहीं ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे आपने देखा कि 50 आदमी और आगे, अब क्या करोगे, पानी ख़त्म हो गया। तो इसीलिए आपने सारा जो होली का पानी है, आप होली का गुलाल खेलते हैं ना, पानी खेलते हैं, सारा कलर ये खाली कर दिया। अब यहाँ आप चले गए, अब यहाँ पे इन लोगों को रखने के लिए कोई पानी नहीं है, किस तरह हो गया, तो यहाँ पे सारा बारिश का पानी ख़त्म हो गया। और यहाँ पे जनरली बारिश कम होती है, इसलिए इसको बोलते हैं रेन शेडो एरिया। यहाँ पे ड्राई क्लाइमेट होता है, इसीलिए या विदर्भ एरिया भी आता है महाराष्ट्र का, वहाँ पे फार्मासाइड वगैरह काफ़ी करते रहते हैं, क्योंकि मानसून पे डिपेंडेंट है, एरीगेशन वगैरह इतना डेवलप नहीं हुआ है अभी यहाँ पे। तो इस एरिया में काम करने की ज़रूरत है। नितिन गडकरी जी इस बारे में एक बार पहले बात कर चुके हैं, आप शायद देखते होंगे तो पता होगा। तो हम बात कर रहे थे, कहाँ गया, ये रहा, बाजरा की है ना। तो अब अगले पेज पे चलते हैं अपन वापस, ये रहा, ठीक है। तो मैंने बताया कि ड्राई क्लाइमेट चाहिए, जून अक्टूबर के बीच में बोलते हैं इसको, ले लेते हैं अक्टूबर तक। खरीफ में देखो, अब बाजरा को मेनली हम सर्दी के टाइम खाते हैं, तो इसका मतलब सर्दी से पहले इसका उत्पादन हो चुका होता है, इसीलिए हम लोग सर्दी में खाते हैं। तो आप इस हिसाब से दिमाग लगा सकते हैं कि हम बाजरा सर्दी में ज़्यादा खाते हैं, तो सर्दी में खाते हैं, इसका मतलब गर्मी में पैदा हुआ, नहीं कि अक्टूबर नवंबर तक उसकी फसल हमने काट ली, तभी हम दिसंबर में खा पा रहे हैं, ठीक है। घी भी डाल के खाते हो ना आप लोग। सो बाजरा इज सोन इन एरियाज ऑफ टेम्परेचर बिटवीन 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। तो देखो हम 25 से 35 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर जो है ना, 25 से 35 डिग्री सेल्सियस में इसको चाहिए टेम्परेचर। तो उस टाइम पे लगभग इतना टेम्परेचर रहता है, और रेनफॉल राजस्थान में वेस्टर्न पार्ट में जनरली कमी होती है, तो अरावली के लेफ्ट साइड में ज़्यादा बोया जाता है इसको। और लाइट सॉइल चाहिए विद प्रॉपर वाटर ड्रेनेज, तो लाइट सॉइल होती है, तो ये सारी कंडीशन यहाँ जहाँ मिलेगी वहाँ पे बाजरा हम कर सकते हैं। While it can also be grown in all types of soil, तो ये एक एडिशनल पॉइंट है इस बाजरे का कि इसको हर तरह की मिट्टी में बो सकते हैं। 85% जो बाजरा है वो इन 2-3-4 राज्यों में बोया जाता है, जैसे राजस्थान में, महाराष्ट्र में 20%, गुजरात में 12.5%, यूपी में 11%, और बाकी कर्नाटका, पंजाब, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सब भी है। अब देखो राजस्थान में कहाँ हो रहा है, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जयपुर, सीकर, गंगानगर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर, जालौर डिस्ट्रिक्ट। सो ऑब्वियसली इंडिया का सबसे फर्स्ट प्रोडक्शन है बाजरे में वर्ल्ड में। सो ये पॉइंट क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है क्या बच्चों? ये कौन है भाई? XM डेमन, ये डेमन कौन है भाई? समझ में आया डेमन जी? ये भाग जाएगा डेमन ऑफिस,
ये क्या भेजा है इन्होंने स्माइली बना के? ये डायमंड कौन है, कुछ पता लगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेजर प्रोसेस ग्रोन इन इंडिया, ये पढ़े कि ये छूट रखा है, एग्जाम में नहीं आएगा। चलो पढ़ ले, थोड़ा सा ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। चलिए देखो, मोस्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज वेजिटेरियन। भाई ये सबको मालूम है कि वेजिटेरियन है इंडिया में ज़्यादा पॉपुलेशन, बाकी फॉरेन में तो सिर्फ नॉन वेज वगैरह ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ वाई पल्सेस। तो हम लोग प्रोटीन करते रहते, तो जिम वगैरह डाइट वगैरह फॉलो करते हैं। अच्छा ये नहीं आएगा तो नहीं पढ़े, छोड़ दें क्या? अभी देखा मैंने मैसेज आपका। चलो छोड़ देते हैं, आगे कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, कहाँ से स्टार्ट करें अभी बता दो। ये छोड़ देते हैं, ठीक है भाई, आ नहीं रहा तो काहे को पढ़ें। अभी मेजर कमर्शियल कैश क्रॉप्स पढ़नी है कि छोड़नी है, ये बताओ। कैश क्रॉप तो मेरे ख्याल से आ रही है, जहाँ तक मेरे को याद है।